नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जायसवाल केयर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भाई सभी कैंडिडेट जुड़ जाइए और सेशन को आप लोग एक बारी शेयर कर दीजिएगा। जो प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कैसे हैं आप सब कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, फिर शुरुआत करते हैं अपने क्लास अपने सेशन की। और हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस यानी भारतीय न्याय संहिता के। चलिए जी, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए गुड। जल्दी 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 आइए। चलिए मैं जल्दी 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 आ गया। यार ऐसा होता है ना, क्या बताऊं मैं। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे इंसिडेंट साथ में हो जाते हैं ना कि 5 मिनट 10 मिनट कभी कभी लेट हो जाता। आज 4 मिनट लेट था ना। 4 की 3, 3 ही बोलेंगे क्योंकि मैं 17 पे आ गया था। बढ़िया दोस्त, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? आई होप बेहतर होगी ना। सर कल बोलकर क्लास नहीं। हाँ भैया, कल नहीं किया था मैं क्लास। यार क्या बताऊं आपको ना, सुबह से शाम तक ऐसी क्लासेस हैं जिगजैग मोशन वाली, लगातार बैक टू बैक कुछ ना कुछ। क्या ही बताऊं। चलो फिलहाल आ जाओ। ये तो जानकारी पता ही है कि कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं। ठीक। अब आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है अपनी अच्छे से। बाकी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से सारी चीजें मिल पाएंगी। हम बात कर रहे थे जनरल एक्सप्लेनेशन की, सामान्य स्पष्टीकरण की, यानी धारा 3 की हमारी चर्चा हो रही। धारा 3 में कितनी उपधाराओं पर हमने बात की थी? आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। उपधारा 5, उपधारा 6, 7 को भी शायद आई थिंक हमने बताया था। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए सारे बच्चे कि कौन सी उपधारा पर हमारी बात हो रही थी। ठीक। और सेशन को मेरे भाई लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से एक बारी लाइक कर दो सब लोग। ठीक। कि आप लोग बहुत प्यारे हो सब। इस सेशन को आप लोग लाइक कर दो। ठीक। नहीं दोस्त, मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, बता दो। ठीक। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ तक कल बात किए थे हम लोग, जल्दी से। 6 तक, 7 तक, 8 तक, 9 तक, 10 तक। उपधारा 6 तक सर आपने बात की। अच्छा मेरे भाई, ये बताओ आज हम लोग 7 पे बात करेंगे क्या? 7 पे या 8 पे? ये एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। दिन कंटिन्यू करते हैं। और एक बात, कि नोट्स अगर नहीं बना रहे हैं मेरे भाई तो नोट्स ज़रूर से बना लीजिए सब लोग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये आपको जीवन में आगे बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। और एक बात, कि जब भी आप नोट्स बनाइए ना, तो कोशिश करिए कि हमेशा सादी कॉपी में बनाइए। सादी कॉपी का मतलब जो A4 साइज पेपर में कॉपी आती है ना, जिसपे लाइनिंग नहीं होती, उसी कॉपी बनाए, जिसे स्पाइरल कॉपी बोलते हैं। और नोट्स बनाते टाइम पे साइड में थोड़ी जगह आप जरूर छोड़ दें। एक भाई पटरी की सहायता से थोड़ा सा गैप आप छोड़ दिया करिए कॉपी में, हर कॉपी में। राइट। गैप छोड़ने से क्या तात्पर्य है सर? जब आप पूरा कंटेंट लिख लेते हो ना, जब आपको रिवीजन करना होता है, ये गैप के अंदर हम की पॉइंट लिखते हैं, या आप कह सकते हो कीवर्ड्स लिखते हैं। और कीवर्ड्स लिख के हम रिवीजन करते हैं। अब कैसे रिवीजन किया जाता है, उस पर हम आगे बात आपसे ज़रूर करेंगे। ठीक। कि भाई नोट्स अगर आपने बना ली, मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में भी आपको आई थिंक बताया था कि नोट्स कैसे बनानी है। साइड में आपको एक पेज पेज में थोड़ा सा स्पेस ज़रूर छोड़ के बनाना है। ठीक। अब कीवर्ड से रिवीजन कैसे करते हैं उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। इसके पहले की क्लासेस में मैंने ये बात डिस्कस भी की है कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि पढ़ लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ढेर सारा पढ़ लो बस इतने से काम हो जाएगा। पढ़ लेना इतना नेसेसरी नहीं है जितना नेसेसरी आपका है रिवीजन कर लेना। पढ़ तो आप सब लोगे, बट रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो ना,
तो आप जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, जीवन की सबसे कह सकते हैं जीवन की सबसे बड़ी चूक कर रहे हो। ठीक? क्लियर है? बताइए मेरे भाई। हाँ जी। ओके सर, ओके सर, ओके सर। बन चुकी है। केस था सर आदम अली तालुका वर्सेस राज्य का 1927 का। अच्छा मेरे भाई, यहाँ तक आई मतलब मैंने डिस्कस किया था उपधारा 6 को ना। देखो उपधारा 6 के अंदर मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा। मैंने बताया था कि जब कोई अपराध दो दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है सामान्य हाथ से यानी कॉमन इंटेंशन से करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को उस अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, चाहे उसने स्वयं कार्य न किया हो। चाहे उसने स्वयं अंतिम कार्य न किया हो, फिर भी क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक? सपोज ए बी सी तीन व्यक्ति किसी एक आदमी को मारते हैं। ठीक? या दो व्यक्ति किसी एक आदमी को मारते हैं, सबका उद्देश्य था आदमी को मारना। एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, व्यक्ति की हत्या कर दी, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं। अब हत्या हो गई तो तीनों व्यक्ति ही जिम्मेदार होंगे, अगर तीनों साथ में कॉमन इंटेंशन रहा होगा तो। ठीक? ये बात आपको ध्यान रखना है कॉमन इंटेंशन वाले केस में। क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया था। आइए आगे अब बढ़ते हैं मेरे भाई। उपधारा 7 की बात हम लोग कर लेते हैं। उपधारा 7 की चर्चा मेरे भाई हम करते हैं। देखिएगा, उपधारा 7 की बात करें। देखिए दोस्त, उपधारा 7 क्या कहता है? अगर मैं आपको बताऊं, उपधारा 7 कहता है जानबूझकर सहायता करना। यानी आप समझें कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को जानबूझकर सहायता देकर करवाता है, ठीक, या कह सकते हैं वह उकसाने का दोषी होता है, तो ऐसे मामले में व्यक्ति को कह सकते हैं दोषी करार दिया जाएगा। क्लियर? मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक लाइन आप लिख लें कि जानबूझकर सहायता। ठीक? क्या करना मेरे भाई, जानबूझकर जानबूझकर सहायता, इट मीन्स आप कहेंगे इंटेंशनल इंटेंशनल एक्ट्स। ठीक? जानबूझकर सहायता। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है मेरे भाई, कोई व्यक्ति है, ये जानबूझकर किसी व्यक्ति के अपराध करने में सहायता करता है। ठीक? क्या करता है, कोई व्यक्ति अपराध में मेरे भाई, अपराध में क्या करता है, सहायता करता है, सहायता करता है। कैसे सहायता करता है भैया? जानबूझकर कोई व्यक्ति अपराध में सहायता करता है यानी अपराध करवाता है, तो ऐसे मामले में वो किसका दोषी होगा? तो ऐसे में व्यक्ति जो है ना, कह सकते हैं कि उकसाने का दोषी होगा। व्यक्ति उकसाने का मेरे भाई दोषी होगा, दोषी। कौन उकसाने का दोषी होगा, बेटमेंट का दोषी होगा? जो व्यक्ति जानबूझकर क्या करेगा, किसी की सहायता करेगा ताकि व्यक्ति क्या करे, अपराध करे। ठीक? समझिए, जैसे आप समझें कोई ए पर्सन है, वो कोई वाई पर्सन है, उसके भोजन में विष मिला देता है यानी जहर मिला देता है। मैं क्या कह रहा हूं, कोई ए पर्सन क्या करता है, वाई पर्सन के भोजन में भोजन में मेरे भाई जहर मिला देता है। ठीक? कौन जहर मिला रहा है? कोई ये पर्सन, किसके, वाई पर्सन के भोजन में जहर मिला रहा है। अब
ऐसे मामले के अंदर प्यारे साथी बी ये जानते हुए भी कि भोजन में विष है और वही भोजन ले जाके वाई को खिला देता है। ठीक, एक पर्सन बी है, ठीक, उसको जानकारी है, वो जानता है, क्या जानता है कि भोजन में जहर मिला है। ये जानकारी किसके पास है? बी के पास है। फिर भी क्या करता है? फिर भी फिर भी डी वाई को भोजन देता है। ठीक, ये बात पता है कि भोजन में क्या है? जहर है। ये बात मेरे भाई पता है कि भोजन में जहर है, जहर को ए ने मिलाया है। फिर भी बी क्या करता है? ए की सहायता करता है कि नहीं, भोजन को किसको खिला देता है? वाई को खिला देता है। अब भोजन को वाई को खिला देगा तब भाई वाई की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे बी क्या कर रहा है? जानबूझकर, भैया जानता है ना कि जहर है, फिर भी ये किसकी सहायता कर रहा है? ए की सहायता कर रहा है। इसलिए ये जो बी व्यक्ति होगा मेरे भाई, ये किसका दोषी होगा? ये अबेटमेंट का दोषी होगा। अबेटमेंट, अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण। आगे हम बताएंगे कि दुष्प्रेरण क्या है। दुष्प्रेरण का मीन्स होता है उकसाना या उकसाने का। प्यारे साथी कौन होगा? दोषी होगा, क्योंकि इसने सहायता करी है। किसकी सहायता करी है? अपराध की सहायता की है। समझ में आई? यानी अपराध की क्या कर रहा है व्यक्ति? सहायता कर रहा है। तो ऐसे मामले में क्या होगा? ये अबेटमेंट का दोषी होगा व्यक्ति। ठीक, क्लियर है? हाँ जी, बताइए, यहां तक मामला क्लियर हुआ? भाई नोट्स आप सभी के सभी बनाइए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोट्स जो बच्चे नहीं बना रहे हैं भैया, अभी से स्टार्ट कर दो बनाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आपको बहुत काम आएगी। समझ आई? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई कोई जानबूझकर अगर सहायता करता है किसमें? अपराध में, तो ऐसे मामले में वो किसका दोषी होगा? उकसाने का दोषी होगा। ये उपधारा 7 बताती है। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, बात करते हैं उपधारा 8 की ना। अब देखिए उपधारा 8 क्या बताती है मेरे भाई। उपधारा 8 की बात करें तो ये बताती है कि कई व्यक्तियों द्वारा सहायता के विषय में, एड बाई सेवरल पर्सन। मतलब यदि किसी अपराध में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय पर सहायता करते हैं और सभी को अपराध की मेरे भाई जानकारी है, तो ऐसे मामले में क्या प्रत्येक व्यक्ति को उकसाने का दोषी माना जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या ऐसे मामले में जितने भी व्यक्ति होंगे, क्या सभी को उकसाने यानी अबेटमेंट का दोषी माना जाएगा? दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक, क्या लगता है? क्या सभी को दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में बता। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी को मेरे भाई दुष्प्रेरण का दोषी या अबेटमेंट का दोषी माना जाएगा। लिख लीजिए, कई व्यक्तियों द्वारा सहायता। क्या हो मेरे भाई? कई व्यक्तियों द्वारा कई व्यक्तियों द्वारा मेरे भाई सहायता की बात हो, यानी एड बाई सेवरल पर्सन। एड बाई सेवरल पर्सन, इट मीन्स कि क्या भैया, किसी अपराध में, कोई मेरे भाई अपराध है में क्या हो भैया?
किसी अपराध में कई व्यक्ति अलग-अलग समय क्या करते हैं? आप कहेंगे सहायता करते हैं। यदि मेरे भाई एक अपराध में कई व्यक्ति अलग-अलग टाइम पे सहायता करते हैं, तो ऐसे मामले में क्या होगा प्यारे साथी? याद रखिएगा, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति किसका सर? दुष्प्रेरण का प्रत्येक व्यक्ति दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। ठीक? यानी हर व्यक्ति को क्या मानेंगे कि उसने उकसाने का दोष किया है। यानी उसने क्या किया है? अबेटमेंट करी है। समझ में आई? क्लियर? तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं तो स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी। ठीक? मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी। ठीक? वो किसी एक्स पर्सन को मारने की एक योजना बनाते हैं, हत्या करने की योजना बनाते हैं। ए क्या करता है? थोड़ी मात्रा में ज़हर देता है, बाद में बी थोड़ी मात्रा में ज़हर देता है, बाद में सी थोड़ी मात्रा में ज़हर देता है। तो ऐसे मामले में अगर एक्स की मृत्यु हो जाती है, तो ये तीनों ही व्यक्ति किसके सर? अबेटमेंट के दोषी होंगे। ये बात याद रखिएगा। भले ही किसी एक कार्य के द्वारा मृत्यु का कारण ना बना हो, मतलब जो व्यक्ति मरा हो भले ही एक के कारण ना बना हो मरा हो या सबके कारण ना मरा हो, लेकिन ऐसे मामले में सभी ही अबेटमेंट के दोषी होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या मैं कह रहा हूँ? कोई ए पर्सन है, कोई बी पर्सन है, कोई सी पर्सन है, वो एक्स व्यक्ति के मर्डर की क्या करते हैं प्यारे साथी? प्लानिंग करते हैं। मर्डर की क्या करते हैं मेरे भाई? प्लानिंग करते हैं। अब होता क्या है? बात को समझिए। होता ये है कि ए जो है एक्स को जहर देता है। ए एक्स को थोड़ा जहर देता है, देता है। वहीं पे बी जो है ये भी एक्स को प्यारे साथी थोड़ा जहर देता है। सी भी एक्स को मारने के लिए जहर देता है। ठीक? ये तीनों क्या कर रहे हैं भैया? जहर दे रहे हैं। किसको जहर दे रहे हैं? एक्स को। ठीक? तो ऐसे मामले में ये तीनों व्यक्ति ही किसके दोषी होंगे मेरे भाई? ये प्रत्येक व्यक्ति अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण के दोषी होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी ए, बी, सी ये तीनों ही अबेटमेंट के दोषी माने जाएंगे। ऐसा माना जाएगा कि किसके दोषी हैं? आप कहेंगे सर जी ये जो है दुष्प्रेरण के दोषी हैं। इट मीन्स इन्होंने अपराध में सहयोग किया है। ठीक? क्लियर है? बताइए। इतनी बात स्पष्ट है, क्लियर है? ओके? चलिए, बहुत बढ़िया। रीना लिख रही है, सर मैंने यूट्यूब से आपके चैनल से पहले ही नोट्स कंप्लीट बनाया था, सेकंड टाइम फिर से बना रही हूँ दूसरी, इससे अच्छे से लर्न हो जाए। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हो। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो और रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक? रिवीजन ज़रूर करते चलो मेरे भाई। ठीक? एक चीज़ मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई, भले ही आप कुछ कर पाओ ना कर पाओ, आई डोंट नो, बट ये ज़रूर मैं जानता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो टीचर ज़रूर बन जाएँगे। जिस जो भी सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, उसके टीचर आप ज़रूर बन जाएँगे। ऐसे अप्रोच से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक? कि मतलब कि कहीं पर भी कोई भी पृष्ठभूमि ना छूटे, वो पूरी हमारी कोशिश रहती है कि आप भले ही एपीओ, जुडिशरी में आपका फाइनल सिलेक्शन हो ना हो, आई डोंट नो, बट
आप एक अच्छे इंसान और एक अच्छे टीचर आप ज़रूर बन जाओगे, पढ़ने के बाद, ठीक? अच्छा ये क्या भाई? चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही नहीं, इसके आगे हम बात करते हैं। समझ आ गई मेरी बात? बता दो। मतलब हमने क्या सीखा? उपधारा 6 के अंदर हमने सीखा कॉमन इंटेंशन, उपधारा 7 में जानबूझकर कोई सहायता करे, उपधारा 8 में अनेक व्यक्तियों के द्वारा सहायता की जाए। ठीक? यानी जब अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग टाइम पर क्या करें भैया हेल्प करते हैं, अलग-अलग टाइम पर हेल्प करते हैं, तो ऐसे मामले में जितने भी व्यक्ति होंगे सबको मेरे भाई अबेटमेंट का दोषी माना जाएगा। जितने भी पर्सन होंगे उनको ऐसा माना जाएगा कि सब के सब क्या है मेरे भाई अबेटमेंट के दोषी हैं। अबेटमेंट मीन्स तो याद रखिएगा दुष्प्रेरण। अब ये शब्द आ ही गया तो मैं बता ही देता हूँ बार-बार दुष्प्रेरण शब्द भी आ रहा है। तो दुष्प्रेरण का मतलब है कि आप समझिए आप किसी व्यक्ति को उकसा रहे हैं। सपोज़ क्या कर रहे हैं आप किसी व्यक्ति को उकसा रहे हैं ताकि वो व्यक्ति क्या कर दे अपराध कर दे। मतलब किसी व्यक्ति को आप अपराध करने के लिए अगर उकसा रहे हैं तो वही मेरे भाई दुष्प्रेरण कहा जाएगा। ठीक? और आपको क्या कहा जाएगा? आपको मेरे भाई दुष्प्रेरक कहा जाएगा। ठीक? आपको दुष्प्रेरक और उकसा रहे हैं उस कार्य को दुष्प्रेरण, ठीक? और आपको भैया दोषी भी समझा जाएगा। भले ही आप अपराध करो ना करो लेकिन आप अगर अपराध में सहयोग कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को आप उकसा रहे हैं, तो आप उस अपराध में शामिल माने जाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक? क्लियर है मेरी बात? आइए, थोड़ा-सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। मैंने एक शब्द का ज़िक्र आपसे किया था, आपको याद होगा। ये देख पा रहे होंगे आप। मैंने कहा था कि संयुक्त सामान्य आशय, कई व्यक्तियों का अगर संयुक्त सामान्य आशय होता है, संयुक्त समान आशय इट मीन्स कॉमन इंटेंशन होता है। तो ऐसे मामले में एक सवाल आपके पेपर में हमेशा बनता है कि कॉमन इंटेंशन से क्या अभिप्राय है? समझाइए। ये सवाल कई दफा देखने को मिला है। कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय। ठीक? तो हेडिंग बना लीजिए आप। थोड़ा-सा इसके विषय में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि पेपर का बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं पहलू है, सामान्य आशय। आपने एक बात स्टार्टिंग से सीखी है। क्या सीखी है? कि सर जब भी जब भी अपराध होता है ना, तो एक इंटेंशन ज़रूर होता है, ठीक? एक आशय ज़रूर होता। मैंने कहा अच्छा जी बताइए, कैसा आशय होता है? आपने कहा कि जब-जब अपराध होगा, तब-तब उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा, कुछ न कुछ आशय छिपा होगा। मतलब कि बिना कारण के अपराध नहीं होते? हाँ जी, ज़्यादातर केसेस में बिना कारण के कोई भी अपराध नहीं होता, बिना आशय के कोई अपराध नहीं होता। आप हमसे गुस्सा होंगे, आप समझिए कि आप हमसे गुस्सा होंगे, आप हम पर भाई हम हमारी किसी बात पे आप नाराज होंगे, तभी तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ खुन्नस बनेगी, तभी तो आप चाहोगे कि भाई सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुंचाओ। आप उससे खुश हो तो आप क्यों ही चाहोगे? ठीक? क्लियर? बताइए। आप तो चाहोगे नहीं, आप भाई आप उससे खुश हो, पता चले कि उसने आपके लिए सब कुछ कर रहा है वो व्यक्ति, आप खुश हो उसके लिए, क्यों ही क्यों ही भैया उसको आप चोट पहुँचाओगे बताओ? चोट पहुँचाओगे क्या? कुछ अपवाद को छोड़कर, कुछ अपवाद हैं अभी तुम भाई आप बता दोगे कि वो पहाड़ वाला जो केस हुआ था, उसमें लड़की की क्या गलती थी ना? बता दोगे भैया वो तो अपने इंटेंशन से ही था, बेस्ट इंटेंशन से था, लेकिन फिर भी जान गंवानी पड़ी। ठीक? क्लियर? पहला लेक्चर कहाँ मिलेगा मेरे भाई? प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। एप्लीकेशन पर भी पहला लेक्चर मिल जाएगा आपको और यूट्यूब पर भी एज़ अ डेमो यूट्यूब पर भी पहला लेक्चर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट आपको बेनेस फाउंडेशन की मिल जाएगी। अब जाके देखिएगा, बाकी ऐप के अंदर भी आपको ये क्लासेस दिखेंगी। राइट? चलिए, तो आइए हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। कॉमन इंटेंशन पर हम चर्चा कर रहे थे।
कॉमन इंटेंशन यानी जिसको आप सामान्य आशय बोलते हो। सामान्य आशय के अंदर हमने बात की थी क्या मेरे भाई? धारा 3 के क्लॉज 5 के अंदर, यानी धारा 3 की उपधारा 5 के अंदर हमने सामान्य आशय पर चर्चा की थी। देखिए, सामान्य आशय का मतलब ही होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने सभी के, कह सकते हैं, सामान्य यानी साझा आशय को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, तो वही मेरे भाई सामान्य आशय कहा जाता है। ठीक? मतलब एक का कार्य, आप कह सकते हैं कि एक का कार्य सभी का कार्य हो। ठीक? एक का कार्य सभी का कार्य, इट मीन्स सर, 1 सेकंड, एक कॉल आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। क्लियर मेरे भाई? आ जाओ, बात करते हैं। धारा 3 का क्लॉज़ 5 क्या भाई कॉमन इंटेंशन के बारे में बता रहा है। यहाँ से एक सिद्धांत निकल के आता है। वो सिद्धांत क्या है? एक का कार्य सभी का कार्य, ना? यानी एक्ट ऑफ वन, वन इज द एक्ट ऑफ ऑल। एक सिद्धांत यहां से आता है मेरे भाई। क्या आता है? आप कहेंगे एक का कार्य, कॉमा, क्या सर? आप कहेंगे सभी का कार्य। एक का कार्य यानी सभी का कार्य, यही मेरे भाई कॉमन इंटेंशन होता है। इट मीन्स एक्ट ऑफ वन, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, एक्ट ऑफ वन, कॉमा, क्या सर? आप कहेंगे वन। देखिए, एक्ट ऑफ वन इज द एक्ट ऑफ ऑल। एक्ट ऑफ वन, द एक्ट ऑफ ऑल। ठीक? एक्ट ऑफ वन इज द एक्ट ऑफ ऑल। ये आपका क्या है मेरे भाई? एक सिद्धांत है। राइट? ये आपका एक प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल में, ये प्रिंसिपल यही बताता है कि भैया एक व्यक्ति का कार्य सभी के कार्य, मतलब एक व्यक्ति का कार्य कॉमन इंटेंशन में सभी का कार्य हो जाता है। राइट? मतलब यहाँ पे एक सिद्धांत अप्लाई होता है जो कि ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत है, ना? आपका ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत यहाँ पे मेरे भाई स्थापित होता है। ठीक है? ज्वाइंट ज्वाइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत मेरे भाई यहाँ पर लागू होता है। ठीक? कहाँ पर? सामान्य आशय में, जहां पर कह सकते हैं कि कोई कार्य, आप कह लीजिए, एक सेकंड भाई, हेलो। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जॉइंट लाइबिलिटी का सिद्धांत जो है लागू होता है। मतलब जो भी कार्य होता है वो कौन करता है मेरे भाई? तो कह सकते हैं कोई भी एक व्यक्ति करेगा, लेकिन सबका आशय सेम होगा। ठीक? क्लियर? अब यहाँ पर इस कॉमन इंटेंशन के पार्ट में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं इसके इसेंशियल एलिमेंट की बात करूं,
इसेंशियल एलिमेंट की बात करूं तो इसेंशियल एलिमेंट के तौर पे क्या होगा सर? कहेंगे पहला, दो या दो से अधिक व्यक्ति हों। इनमें क्या जरूरी है? दो या दो से मेरे भाई अधिक व्यक्ति हों। दो या दो से अधिक व्यक्ति हों, पहली बात। दूसरी बात क्या? कि भैया सामान्य आशय हो, यानी सबका क्या होना चाहिए? सबका सामान्य आशय होना चाहिए। सबका सामान्य आशय हो। और तीसरी बात क्या मेरे भाई? कि अपराध सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो। अपराध किस लिए किया गया हो? अपराध सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो। ठीक है। और सर चौथी बात क्या? आप कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी रूप में सहभागिता हो। ठीक मेरे भाई? प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी रूप में क्या हो मेरे भाई? आप कहेंगे सहभागिता हो। ठीक। हर व्यक्ति की क्या होनी चाहिए? सहभागिता होनी चाहिए किसी न किसी रूप में। इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। ठीक। हर व्यक्ति की क्या होनी चाहिए? सहभागिता। यानी जो भी कांड किया जाए ना, उसमें सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में उत्तरदायी होने जरूरी है। ठीक। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से, कुल मिला के यहाँ पे बात है कि इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके। सर आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो मेरे भाई आ रही है ना? यहाँ से तो क्लियर है, बाकी आपके इनसे हो सकता है समस्या हो। ठीक। तो अपने मोबाइल की जो वॉइस है उसको थोड़ा सा तेज कर लें आप। ठीक है। क्लियर सर जी? पीडीएफ पैनल से रिवीजन करें तो ठीक रहेगा मेरे भाई। एक बात मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी सी, तो आप अपनी नोट्स जरूर बना लो। ठीक। केवल इस मत्थे ना रहो कि पैनल पीडीएफ मिल गई है बस हम उसी से रिवीजन कर ले। मेरे भाई वो चीजें ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी। कब तक डेटा संभाल के रखोगे बताओ? इससे अच्छा है कि आप खुद की नोट्स बना लो। खुद की नोट्स बना लोगे, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगी। ठीक। और आप ऐसे करोगे तो फिर वो कितने टाइम तक रहेगा? बहुत विशेष। समझ आई? हाँ जी। नोट हो गया? क्लियर? यस नो कुछ तो बोल दिया करो मेरे भैया। देखिए एक सवाल और आता है। एक डिफरेंस आपके पेपर में पूछा जाता है कि सर कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट दोनों में क्या अंतर है? इसको लेकर सवाल आता है। यानी सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर। हेडिंग बना लीजिए क्या सर? सामान्य आशय और मेरे भाई क्या आप कहेंगे? सामान्य उद्देश्य। उद्देश्य। ठीक। इसमें हमें क्या जानना है? अंतर जानना है। ठीक। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिफरेंस बिटवीन
बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच आपको डिफरेंस मेरे भाई बताना है कि क्या अंतर होगा, उस चीज को बताना है। अब अंतर के लिए मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है कि आप जब भी अंतर को लिखेंगे, एक साइड पहले आधार लिखेंगे कि किस आधार पे आप डिफरेंस बताने जा रहे हो, किसके किसके बीच आप डिफरेंस बताने जा रहे हो। आप किसके बीच, आप कहेंगे सर सामान्य आशय के बीच, और आप कहेंगे सामान्य उद्देश्य के बीच। सामान्य उद्देश्य के बीच, इन दोनों के बीच क्या कर रहे हो आप, अंतर बताने जा रहे हो। ठीक, सामान्य आशय और समान उद्देश्य। अब देखिए सबसे पहले क्या बात करते हैं मेरे भाई, पहले आधार की। पहले आधार की हम चर्चा करते हैं। देखिए, अगर पहले आधार की बात करें, अगर पहला डिफरेंस तो आपका प्रावधान को लेकर भी है। अगर हम प्रोविजन को लेकर बात करें, प्रोविजन को लेकर बात करें, तो जो कॉमन इंटेंशन है मेरे भाई, इसका वर्णन कहाँ है, आप कहेंगे धारा 3 के क्लॉज 5 के अंदर बीएनएस में इसकी बात है, इसका प्रोविजन है। लेकिन वहीं पर कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो कहाँ पे होगा, तो धारा 189 के अंदर मेरे भाई बीएनएस में प्रावधान है। कहाँ पे, धारा 189 में बीएनएस के अंदर मेरे भाई प्रावधान है किसका, कॉमन ऑब्जेक्ट का। ठीक, क्लियर, जैसे अनलॉफुल आपकी असेंबली वगैरह। क्लियर, यहां पर मेरे भाई दूसरे अंतर की बात करते हैं। अगर हम बात करें न्यूनतम व्यक्तियों की, न्यूनतम व्यक्तियों की, मेरे भाई कॉमन इंटेंशन के लिए कम से कम 2 व्यक्ति मिनिमम चाहिए ही चाहिए। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कितने चाहिए, कम से कम मेरे भाई 5 व्यक्ति होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, कॉमन इंटेंशन में कम से कम 2, कॉमन ऑब्जेक्ट में कम से कम 5 मेरे भाई। समझ आई। और सर पूर्व सहमति की अगर हम बात करें, पूर्व सहमति का क्या सिस्टम है सर, अगर बात कॉमन इंटेंशन की है तो याद रखिएगा, कॉमन इंटेंशन में पूर्व सहमति क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे आवश्यक है। कॉमन इंटेंशन में पूर्व सहमति क्या है, आवश्यक है। और कॉमन ऑब्जेक्ट में मेरे भाई पूर्व सहमति आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे आवश्यक नहीं है। ठीक, इसमें आवश्यक नहीं है, कॉमन ऑब्जेक्ट में। इसमें आवश्यक है, कॉमन इंटेंशन में। राइट। तीसरी बात हम आधार को लेकर करते हैं, बेस को लेकर। ठीक, आधार की बात करें तो याद रखिएगा कॉमन इंटेंशन के अंदर आधार जो है साझा मासिक उद्देश्य होता है। कैसा होता है, साझा मानसिक उद्देश्य होता है। कहाँ पर, आपका कॉमन इंटेंशन में। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट की बात आप करोगे तो वहां पे आपका उद्देश्य जो होता है वो कैसा होता है, साझा उद्देश्य होता है यहाँ पे। ठीक, साझा उद्देश्य होता है, ये आधार को लेकर है। और लास्ट लाइबिलिटी को लेकर बात करो अगर ना, तो दायित्व या उत्तरदायित्व की बात आप करें तो क्या है सर, सर दायित्व के लेकर आप अंतर की बात करें तो सामान्य आशय में याद रखिएगा संयुक्त दायित्व होता है। कैसा होता है मेरे भाई, संयुक्त दायित्व होता है। कहाँ पे संयुक्त दायित्व होता है,
आप कहेंगे कॉमन इंटेंशन में, और कॉमन ऑब्जेक्ट में कहेंगे अनधिकार सभा का दायित्व होता है। अनधिकार सभा का मेरे भाई क्या होता है? आप कहेंगे दायित्व होता है। अनधिकार सभा का दायित्व होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो जल्दी से नोट कर लीजिए जो डिफरेंस हमने स्क्रीन पे लिखा है। ठीक, जल्दी से नोट करें। क्लियर है मेरे भाई? बताइए, कमेंट बॉक्स में एक बारी बता दीजिए कि ऑल क्लियर। डिफरेंस समझ आ रहा है? ओके। ओके भैया, सर मैं न्यू एडमिशन ली हूँ, आपके नोट्स ली हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, बट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आप, बट आप जो पढ़ाते हैं वही समझ आता है। मेरे भैया नोट्स अपने से बनाओ। मैं बार बार कहता हूँ, आज भी एक बच्चा कॉल किया था, बोल रहा सर किताब खरीदनी है हमको, बता दीजिए किताब का नाम। मैंने एक ही बात बताई कि भैया किताब खरीदोगे 8-8 9-9 सौ की किताबें हैं एक एक ठो। ठीक, और उसके बाद उसको रख लोगे, समझ नहीं आएगा। आप क्लास अच्छे से करो, अपने से खुद से नोट्स बनाओ, वही नोट्स आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। ठीक, क्लियर? भाई बार बार मैं कहता हूँ कि अपने से नोट्स बनाइए, और नोट्स ये रखे रहिए, आपको हर जगह काम आएगा। सेमेस्टर, जुडिशरी, एपीओ, एआईबी, एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट, कहीं पर भी आप एग्जाम दोगे हर जगह काम आएगा। ये बात आप एकदम गठिया लीजिए। ठीक, मतलब वही होता है ना, बोला जाता है गांठ बांध के रख लीजिए कि भाई जब भी पढ़ेंगे, जहां भी पढ़ेंगे, काम आपको जरूर से आएगा ही आएगा। ओके मेरे भाई, तो यहां तक आपका जो धारा 3 है वो कंप्लीट होता है। धारा 3 भैया यहां तक आपका कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे धारा 4 की। धारा 4 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, पेपर में सवाल अगर आप इससे पूछोगे ना, बहुत अच्छे सवाल बनेंगे। क्लियर? सर ये जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स कहाँ से मिलेगा? एप्लीकेशन पर भैया आपको नोट्स मिल जाएगा। एप्लीकेशन पर जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर नोट्स भी मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। जो भी आप चाहते हैं वो कंप्लीट आपको ऐप पर मिल जाएगा। जायसवाल के इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है मेरे भाई, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। ठीक, कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। ये नंबर है मेरे भाई, इस पे आप संपर्क कर लीजिए। बार बार मैं कहता, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, बात करते हैं आगे धारा 4 की। ठीक, हाँ जी बिल्कुल। धारा 4 किसके बारे में बताती है? पनिशमेंट के बारे में बताती है। ठीक, अब पनिशमेंट भी कई प्रकार की होती, और पनिशमेंट का अलग अलग अपना प्रकार, अलग अलग बातें हैं। तो आइए पनिशमेंट के विषय में हम लोग पूरी चर्चा, पूरी बात को समझते हैं कि भाई क्या है पनिशमेंट का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या क्या है पनिशमेंट की पूरी जो है कहानी, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं मेरे भाई। पनिशमेंट, ठीक, हेडिंग बनाइए। क्या सर? धारा 4 इसके बारे में बताती है? आप कहेंगे दंड के विषय में बताती है, यानी इसी को इंग्लिश में बोला जाता है
पनिशमेंट, ठीक, पनिशमेंट यानी दंड। अब देखिए पनिशमेंट की बात करें, दंड की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात याद रखिए। पहली बात कि धारा 4 में दंडों के विषय में बात की गई है, पनिशमेंट के विषय में बात की गई है। प्यारे साथी ये वो दंड हैं जो कह सकते हैं बीएनएस के अधीन हैं या अपराध के लिए बीएनएस के अंदर दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं कि बीएनएस ने दंड व्यवस्था को आधुनिक बनाते हुए प्यारे साथी सामुदायिक सेवा को पहली बार एक स्वतंत्र दंड के रूप में शामिल किया। इसको भाई सामूहिक सेवा को। क्लियर? तो आइए ये दंड की बात करती है तो हम दंडों के प्यारे साथी प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं, यानी टाइप्स पर मेरे भाई बात कर लेते हैं। पनिशमेंट के टाइप्स में पहला टाइप कौन सा है सर? आप कहेंगे पहला टाइप है मृत्युदंड। क्या है? आप कहेंगे दोस्त पहला टाइप है मृत्युदंड, जिसको क्या आप बोलते हो? आप जिसको डेथ पेनाल्टी कहते हो, डेथ पेनाल्टी। अब डेथ पेनाल्टी मृत्युदंड क्या है सर? याद रखिएगा सबसे कठोर दंड कौन सा है? तो मृत्युदंड है सबसे कठोर। केवल कह सकते हैं अत्यंत अत्यंत जघन्य अपराधों में ही मृत्युदंड दिया जाता है, जहां कानून विशेष रूप से इसकी अनुमति देता है। क्लियर? मतलब कि बहुत आप पहली बात तो ये सबसे कठोर दंड है, कठोर दंड है भैया सबसे। ये कब दिया जाता है? तो केवल जघन्य अपराधों में। जितने आपके जघन्य अपराध हैं, मतलब बहुत कह सकते हैं कि हीनियस क्राइम है, केवल मेरे भाई कब दिया जाता है? तो याद रखिएगा जघन्य अपराध में प्यारे साथी दिया जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर जघन्य अपराध मतलब कि भाई ऐसे अपराध जो बहुत हीनियस है, बहुत कह सकते हैं क्रूर हैं, सबसे ज्यादा क्रूर हैं। क्लियर? उन्हीं अपराधों में ही इस दंड का प्रावधान दिया जाता है, यानी मृत्युदंड। मृत्युदंड दे दिया गया, व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक? क्लियर? और एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है मेरे भाई, कि भारत में मृत्युदंड जानते हैं केवल रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामलों में ही दिया जाता है। अगर इंडिया इंडिया के अंदर हम बात करें, भारत में बात करें तो मेरे भाई भारत में आप कहेंगे ये जो मृत्युदंड की आप बात कर रहे हो ना इंडिया के अंदर, कि ये केवल आपका केवल केवल रेयर ऑफ रेयरेस्ट, ठीक, ये आप कह सकते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी आप इसको कह सकते हैं कि दुर्लभ, बहुत दुर्लभ मामलों में। रेयर ऑफ रेयरेस्ट का मतलब ही है कि केवल मेरे भाई दुर्लभ मामलों में ही क्या किया जाता है, आप कह सकते हैं परिस्थिति में ही इस सजा को दिया जाता है जो कि मृत्युदंड है। क्लियर? इसीलिए इसको रेयर ऑफ रेयरेस्ट बोला जाता है। और कुछ विशेष आतंकवादी जो अपराध हैं उनमें भी मृत्युदंड का प्रावधान दिया जाता है। राइट? यहाँ पे होता क्या है, व्यक्ति की जीवन लीला प्यारे साथी समाप्त हो जाती है। राइट? चलिए अगले प्रकार पर हम बात करते हैं मेरे भाई। अगला प्रकार है आपका दूसरा प्रकार। अब दूसरा प्रकार जो है ये क्या है सर? ये आपका है आजीवन कारावास, जिसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ बोला जाता है। आजीवन कारावास, यानी किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, आजीवन कारावास के लिए, अब आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आप कह सकते हैं कि जेल में रहता है।
यहाँ पे कोई निश्चित कारावास नहीं होती, याद रखिएगा। आजीवन कारावास यानी आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रिजमेंट, लिख लीजिए, फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इसी को बोलते हैं आजीवन कारावास। मीन सर, कहेंगे आजीवन कारावास का मतलब है कि दोषी व्यक्ति को अपने प्राकृतिक जीवन तक कारावास में रह सकता है ना। क्या भैया, जो दोषी व्यक्ति है, जिस भी व्यक्ति पर आरोप लगा है, जो दोषी व्यक्ति है यानी अपराधी है, क्या कर सकता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, ये जो दोषी व्यक्ति है, ये अपने प्राकृतिक जीवन तक कारावास में रहता है। अपने प्राकृतिक जीवन तक कहाँ रहता है? कारावास में मेरे भाई रहता है। कौन कारावास में रहता है? तो याद रखिएगा, जो दोषी व्यक्ति अपने प्राकृतिक जीवन तक मेरे साथ ही कारावास में रहता है। कौन से मामले में? तो याद रखिएगा, आजीवन कारावास वाले मामले के अंदर। क्लियर? और यहाँ पर कोई निश्चित वर्ष नहीं होता, सामान्यतः कह सकते हैं जीवन पर्यंत ये कारावास माना जाता है। क्लियर? रियायत सरकार के क्षेत्र के विषय पर डिपेंड करती है, मतलब आजीवन कारावास में अगर रियायत चाहिए होती है तो ज्यादातर मामले में वो सरकार पर डिपेंड करता है, यानी गवर्नमेंट चाहती है तो रियायत भी दे सकती। ठीक, ये कौन से मामले होते हैं? जैसे हत्या का मामला हो गया, क्लियर, बलात्कार का मामला हो गया, क्लियर, और सर ऐसे आप कह सकते हैं अन्य कोई गंभीर अपराध हैं, अन्य गंभीर अपराध हैं, तो इन सभी मामलों के अंदर क्या होगा मेरे भाई? इन सभी मामलों के अंदर आजीवन कारावास का प्रावधान हो सकता है, यानी इन सभी मामलों में मेरे भाई आजीवन कारावास दी जा सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर? एक सवाल आ रहा है, अभी जो एक केस हुआ था सर जिसमें कि मुजरिम को फांसी की सजा दी गई है, वह भी 40 से 45 दिन के अंदर में, जो बच्चों को पटक पटक के मारा गया था, वो कहते हैं, मतलब, अच्छा वो, उसको मैंने देखा नहीं था, आप शायद इंस्टाग्राम वाली बात बता रहे हो। ठीक, क्लियर, इसको आप सभी नोट कर लीजिए, सारे प्यारे बच्चे।
चलो भैया, ठीक है। अच्छा, वाइस नहीं आ रही थी, अभी जा रही कि नहीं आ रही है? कल पढ़ा देना चलो, इतना आप पहले लिख लो, नोट कर लो। आप लोग कहोगे सर कहाँ फोन आ गया, बतिया रहे हैं ना। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आगे भी मेरी क्लास है। ओके। सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। क्लियर? सर बात तो आप घर पे जाकर भी कर सकते हो। अच्छा जी, मैं फिलहाल घर में ही हूँ। हो जाएगा। सही बात है, क्लास में बात नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत बात होती है ना। माइक बंद किया था मैं। चलिए मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। इसको नोट कर लीजिए, कल इसी के आगे मैं आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा आपसे। ठीक, कल हमारी इसी के आगे बात होगी। बाकी कोई डाउट आपका हो तो पूछ लीजिए, 2-4 मिनट का समय है आपके पास। आप पूछ लीजिए, फिर हम सेशन को यहीं पर विराम देंगे। बाकी मिलेंगे आपसे कल, यानी अगली क्लास में। ठीक है। और बाकी भैया, अगर आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सभी कोर्सेस आपके स्टार्ट हो गए हैं, सभी सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तब आप लोग पढ़िए अच्छे से। ठीक। और बाकी कोई दिक्कत हो कहीं भी किसी भी प्रकार की तो बताइएगा। क्लियर? मतलब माइक ऑन करके बतियाएं, क्या चाहते हो? बताओ भैया, क्या चाहते हो? ऑन करके बतियाएं, पब्लिक कर दें सब। बहुत सही। चलो, बाकी आज के लिए इतना ही। डेली जुड़ जाया करो 7:15 पर। हम आपसे डेली मुलाकात करते हैं आपके अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। एक, तो आगे फिर हम बात करेंगे, चर्चा अपनी रहेगी। ओके मेरे भाई। हाँ सर, हम भी सुन लेते। अच्छा जी, ज्यादा गॉसिप ना सुना करो ना, अच्छी बात नहीं होती बच्चा। चलो, इतना समझ आ गया होगा। ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप के अंदर सारी चीजें आपको मिलेंगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन। आगे हमारी क्लास है ऐप पर, कंपनी लॉ वाली, तो वहां पर आप देख पाओगी। सर यूपी एपीओ में कुछ सब्जेक्ट की क्लास कंटेंट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा मेरे भाई, मैं चेक करा लूंगा, उसको भी अपडेट करा दूंगा। ओके। चलो ना भैया, पर्सनल वर्सनल जैसा कुछ है नहीं, ऐसे मैं बात कर रहा था पब्लिक वाली। ठेकेदार साहब थे, वही फोन लगाए थे, सर आज ड्राफ्टिंग की क्लास नहीं चली। हाँ बच्चा, ड्राफ्टिंग की क्लास आज हो नहीं पाई, लेंगे हम लोग रात में। ठीक है। ओके, बाकी कल से टाइमिंग से होगा। चलो भैया, मिलते हैं फिर। टीपीए की क्लास सही से समझ नहीं आ रही है। अच्छा जी, क्या दिक्कत आ रहा है टीपीए की क्लास में? जो दिक्कत आ रहा है एक बार हमें व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा। बाकी मैम पढ़ा सही ही रही हैं। ठीक, मैंने देखा है क्लास को। बाकी और कोनो प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। पूछिए भैया, अर्चित सिंह जो भी नाम है। ये हम्म, बताओ बाबा, जल्दी जल्दी से पूछो, फिर एंड करते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैंने पूछा था डेमो क्लास के पहले, एक भी बच्चे का सही से रिस्पॉन्स आया था? वही मैम पढ़ाएंगी। मैंने पहले पूछा था फीडबैक के लिए, आपको बार बार मैंने कहा था सबको। ऑनलाइन कर दिए। अच्छा जी, अभी पढ़ लो, अच्छा पढ़ाती हैं वो भी मैम। क्लियर? अच्छा पढ़ाती हैं, आप लोग पढ़ लो थोड़ा सा। पढ़ लो, अच्छे टीचर हैं, अच्छा पढ़ाती है, नॉलेज अच्छा खासा है उनके पास। सच बता रही हूँ सर, अभी तक एक भी टॉपिक। अच्छा बेटा, कल और पढ़ लेना, फिर बताना हमसे। क्लियर? आप लोग फीडबैक डाले ही नहीं, मैंने पहले ही बोला था फीडबैक डालिएगा जहाँ दिक्कत हो। कौन से टॉपिक में नहीं समझ आ रहा था? चलिए मैं क्लास चेक करूंगा उनकी, फिर उसके आगे हम बात करेंगे, बताऊंगा मैं। ओके। चलो भैया, खास क्या सवाल है भैया आपका? सर इतिहास कौन सर पढ़ाते हैं? इतिहास मानसी मैम पढ़ाती हैं भैया।
हिस्ट्री की लेक्चरर है वही। ए, ए, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मेरी क्लास है 5 मिनट बाद, जुड़िए सब लोग। टीपीए की, टीपीए नहीं यार, कंपनी लॉ चल रहा है ना हमारा आपका।